तो भाई हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 13। देखिएगा जरा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम। देखो मुझे एक बात ये बताओ, ये डायग्राम देख के आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? ये कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात चल रही है? कांस्टेंट। ठीक है, ये पेपर में करवा चुका, आप लोगों ने करवाया सही है। ये सीधा सीधा कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा है? कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा है। बाकी देखो जो शुरू के दो ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं कि फूड और ड्रिंक जो है ये नॉर्मल गुड है। देखो पीपीसी से ये चीज पता नहीं चलती कि ये नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, क्या है, हमें इस चीज के बारे में पता नहीं चलता। द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में भी हमें ऐसा नॉलेज इसकी नहीं मिल रही होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फूड फॉल्स एज मोर ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड। फॉल नहीं होता, इंक्रीजेस। भाई देखो, अगर ड्रिंक बनाऊंगा तो फूड फॉरगो करूंगा ना, फूड बनाऊंगा तो ड्रिंक फॉरगो करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, जहां पे वो कह रहा है कि जी कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। सही है, आंसर इज डी। विच टाइप ऑफ गुड डज नॉट कंज्यूम स्कार्स रिसोर्स। देखो, इकोनॉमिक गुड वो गुड होता है इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, यहाँ पे स्कार्स रिसोर्स लग रहे होते हैं। फ्री गुड में कोई भी स्कार्स रिसोर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल नहीं लग रहा होता। बाकी इन तीनों में ये चीज लग रही होती है। सही है, रॉ मटेरियल। The factors of production earn different reward. What identifies the correct economic term for these rewards? कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरप्राइज का रिवॉर्ड होता है, लेबर का रिवॉर्ड होता है वेजेस। सही है, लैंड का रिवॉर्ड डी आ जाएगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखो डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस किस किस तरह से हो सकते हैं जनरल अगर मैं बताऊं। टाइम कम वेस्टेज होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर ड्रॉबैक की बात करें तो वर्कर बोर होना शुरू हो जाता है एक काम कर करके, उसकी जो है वो मूड जो है वो हल्का हो जाता है। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन लेबर फोर्स क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी में और प्रोडक्टिविटी में फर्क है। क्रिएटिविटी क्या होती है कि नए नए आइडियाज आना। अब आप एक ही चीज काम कर रहे हैं, मैं पिछले 5-6 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर अपना कोर्स तो नहीं बना सकता ना बैठ के, जो चीज है वही चीज लेके चलनी है। तो क्रिएटिविटी एज सच नहीं आती। हाँ लेकिन लेबर क्योंकि ट्रेन हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस आ जाते हैं। तो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है इंक्रीज इन वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो मल्टीपल काम कर सकता है। अब एक बंदे के पास स्किल ही एक है तो वो कितना ही फ्लेक्सिबल होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी एज सच नहीं आती। यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन। भाई सेटिस्फैक्शन तो बढ़ती ही नहीं है, क्या बढ़ता है? तो आंसर क्या बनेगा? सही है। 5 कहता है अ गवर्नमेंट विशेस टू इनकरेज द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड। हम मेरिट गुड को बढ़ाना चाहते हैं और डीमेरिट गुड को कम करना चाहते हैं। विच पॉलिसी शुड इट अडॉप्ट टुवर्ड्स ईच गुड। मेरिट गुड पे क्या करना चाहिए? देखो पहला ऑप्शन कहता है इम्पोज मिनिमम प्राइस। बेटा मिनिमम प्राइस डी मेरिट पे लगता है, मेरिट पे नहीं लगता। तो ऑप्शन ए तो ऑटोमेटिकली पूरा ही गलत हो गया। बी पे आ जाओ। इंक्रीज एडवर्टाइजिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ गुड, ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक है। सी भी देख लेते हैं, हम लोग डी मेरिट बाद में जाएंगे, पहले मेरिट को देख लो। कन्फाइन एक्सेस टू सर्टेन एज ग्रुप। सर्टेन एज ग्रुप का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल एजुकेशन 10 से 20 साल के लोग ही ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। तो आपने जब एक लिमिट लगा दी ना उसके अंदर, तो फिर वो आपके लिए मसला क्रिएट करेगा। तो आपका सी भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। डी कहता है सब्सिडाइज द गुड, ठीक है। आंसर आपका बी या डी में से कोई एक है। अब डी मेरिट के बी पे आ जाओ। पुट लीगल कंट्रोल्स ऑन आउटपुट। ये आपके पास करेक्ट है पॉइंट, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है कि आपने कंट्रोल लगा दिए, पोल्यूशन परमिट दे दिए, पेनल्टीज लगा दी, फाइन्स लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। सेट अ मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कि शराब बना लो, लेकिन पहले 15 बोतलें बनाते थे तो अब 10 बना लेना। यानी कि उसने एक मिनिमम लेवल आपको दे दिया कि आपको इतनी बनानी ही बनानी है। सही है। तो इन दी एंड बात तो वही होगी ना कि डीमेरिट तो आपके पास फिर भी बनेगा, फिर स्मगलिंग शुरू हो जाएगी और मामला खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? A shoe manufacturer often uses leather to make their most expensive shoes. Due to world shortage of leather, the price of leather has risen. कहता है भाई आपके पास लेदर शूज जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं। क्यों एक्सपेंसिव हो गए हैं? क्योंकि चमड़ा महंगा हो गया। ठीक है।
शॉर्टेज ऑफ लेदर की वजह से चमड़ा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। सही है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस चेंज? देखो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेदर शू बढ़ेगी तो उसकी वजह से शूज की प्राइस भी इंक्रीज होगी। लॉजिकल सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो जाएगी, आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट। पहला ऑप्शन है द डिमांड कर्व फॉर लेदर शूज विल शिफ्ट टू लेफ्ट। भाई डिमांड कर्व थोड़ी लेफ्ट पे जाएगा, क्या चीज लेफ्ट पे जा रहा है? डिमांड थोड़ी जाएगा, छोड़ दो इसको। द डिमांड कर्व फॉर अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेदर शूज विल शिफ्ट टू राइट। अगर जूता महंगा होगा चमड़े वाला तो लोग चमड़े वाला जूता छोड़ के किसी और जूते की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सब्स्टिट्यूट गुड हमारे पास चल रहा है, तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? पॉसिबल आंसर है, सी पे आ जाए। सप्लाई कर फॉर लेदर शूज विल शिफ्ट टू राइट। सप्लाई कर बढ़ेगी, भाई उसने तो आपको बोला है ना कि शॉर्टेज हो रही है चमड़े की, तो सप्लाई क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। द सप्लाई कर फॉर अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेदर टू मेक एक्सपेंसिव शूज विल शिफ्ट टू राइट। कहता है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट टू लेदर है ना, चमड़े का सब्स्टिट्यूट जो है, उस रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। The Chinese government relaxed controls on private house ownership. Private house ownership rose sharply, replacing demand for apartments rented from the state. देखो हमारे पास दो चीजें यहाँ पर हैं। पहली बात वो क्या कह रहा है कि लोग अपने प्राइवेट घर खरीदना शुरू हो गए, प्राइवेट घर अपने खरीदना शुरू हो गए। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि जो हम लोग अपार्टमेंट गवर्नमेंट से रेंट पे लेते थे, क्या लिखा हुआ है? अपार्टमेंट रेंटेड फ्रॉम द स्टेट। फ्रॉम द स्टेट का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनको आप रेंट पे करते हैं। सही है। तो कहते हैं कि भाई लोग अपनी प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट घर खरीद रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेंटिंग आउट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। सही है। व्हाट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू हैपन टू प्राइवेट हाउस प्राइसेस एंड रेंट ऑफ द अपार्टमेंट? अगर प्राइवेट घरों के लोग अगर लोग प्राइवेट घर खरीद रहे हैं तो प्राइवेट घर की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगी। तो जब प्राइवेट घर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट घर की प्राइसेस में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी। आंसर किस में से है, सी या फिर डी? अपार्टमेंट की बात कर लो, भाई लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अभी लोग अपार्टमेंट में रह रहे नहीं रह रहे, तो डिमांड फॉर अपार्टमेंट क्या हो जाएगी? और डिमांड फॉर अपार्टमेंट कम होती है तो प्राइसेस। आंसर क्या बन जाएगा इसका? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान एमसीक्यू है, बस आप लोग घबराते हो, जब ये सॉल्व हो जाए ना पूरा इसकी पिक्चर ले लेना फिर क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है जी सप्लाई कर वैसे आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, और ये इक्वेशन के अंदर जब आप चीजों को इनपुट करेंगे तो आपके पास सप्लाई लेवल आ जाएगी। सही है, ये इक्वेशन चलेगी आप। व्हेन पी इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द पीईएस व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम $1 टू। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पुरानी सप्लाई निकालनी है एट $1, और आपको नई सप्लाई निकालनी है एट $2। ठीक है। अब इसको किस तरह करेंगे देखना। पहले मैं निकाल रहा हूं एट $1। इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस कितनी थी, $1। तो एट $1 आपकी सप्लाई क्या चल रही है, 20 यूनिट्स। ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए, 20 यूनिट्स। अब हम लोग निकाल रहे हैं एट $2। 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो गया? अब कितनी सप्लाई आ गई आपके पास, 30 यूनिट्स। उसने बोला मुझे पीईएस निकाल दो। आपके पास न्यू क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी है, आपके पास न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस है, निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखो जरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, 30 - 20/20 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें आप, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 100%। एक से प्राइस दो पे जा रही तो डबल हो रही है ना, 100% आ गया आपके पास। तो परसेंटेज इन प्राइस 100% है, परसेंटेज इन क्वांटिटी 50% है। तो पी एस इज इक्वल्स टू 50% डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ जाएगा 8 का? समझ गए? इसकी पिक्चर ले ले।
डन। 9 पे आए। अ गुड हैज फॉलोइंग इलास्टिसिटी वैल्यूज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्रॉस इलास्टिसिटी जो आपकी है वो पॉजिटिव 1.4 है। पॉजिटिव का मतलब इनकम इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव 0.8 है। नेगेटिव का मतलब सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? गुड इज सब्स्टिट्यूट एंड इंफीरियर। सिंपल था। आइए भाई, आप इक्विलिब्रियम पे खड़े हुए हो यहाँ पे टी पे, सही है। टी पे आप खड़े हुए हैं, वो आपसे पूछ रहा है कंज्यूमर सरप्लस क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और टोटल रेवेन्यू क्या है। बेटा कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया होता है? अबव प्राइस लेवल बिलो डिमांड कर्व। अबव प्राइस लेवल बिलो डिमांड कर्व यानी कि आर एस और, सही है। आंसर आपका ए या बी में से कुछ एक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? बिलो प्राइस लेवल अबव सप्लाई कर्व। कौन सा वाला एरिया? एस टी यू। और टोटल रेवेन्यू क्या है? ये वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये वाली क्वांटिटी। तो ओ एस टी और आंसर क्या बन जाएगा? समझ गए? सिंपल था। आगे आ जाए। Which combination of the classification of a good and market change will cause demand curve for a good to shift to right? Demand curve for a shift to for a demand curve to shift to right. Demand right पर जानी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। डिमांड इंक्रीज का पूछ रहा है आपसे। अब देखो जरा, इंफीरियर गुड इनकम डिक्रीजेस, ऐसा ही है। अगर इंफीरियर गुड है, इनकम गिरेगी तो डिमांड राइट बढ़ जाएगा। इंफीरियर गुड प्राइस डिक्रीजेस, इसमें मूवमेंट आती है। रिगार्डलेस के वो नॉर्मल है, रिगार्डलेस के वो इंफीरियर है, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो हमेशा मूवमेंट आएगी। तो प्राइस वाले दोनों ही गलत कर दो। सी को देखो, नॉर्मल गुड इनकम डिक्रीज, गलत। इनकम क्या होनी चाहिए थी? तो आंसर क्या बन जाएगा? विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू सॉल्व द फ्री राइडर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पब्लिक गुड? फ्री राइडर प्रॉब्लम किस तरह से आपके पास सॉल्व हो सकती है? देखो प्राइवेट इदारा तो आपको नहीं देता ना गुड और सर्विस फ्री राइडर की वजह से, क्योंकि लोग मुफ्तखोरी करते हैं। तो अब मुफ्तखोरी गवर्नमेंट किस तरीके से खत्म करे? अगर गवर्नमेंट मुफ्तखोरी खत्म नहीं भी कर सकती तो ऐसा क्या करे कि हर बंदे को वो चीज मिल जाए? एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन से फर्क इसके अंदर फ्री राइडर में नहीं आता। डायरेक्ट प्रोविजन बाय गवर्नमेंट, क्योंकि देखो प्राइवेट इदारा तो ये चीज देगा ही नहीं, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगाएगा। मिनिमम प्राइस, भाई फ्री राइडर आता है आपके पास पब्लिक गुड में। गवर्नमेंट कभी भी हार्मफुल गुड तो बेचता नहीं है, तो 99% ऑफ द टाइम जो पब्लिक गुड होता है वो मेरिट गुड होता है, ठीक है। तो मेरिट गुड में आप मिनिमम प्राइस लगाते हो, आप मैक्सिमम लगाते हैं, आप मिनिमम नहीं लगाते। टैक्स ऑन सब्स्टिट्यूट गुड का कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे। आंसर इज बी। Very low interest rates in an economy encourage economic growth and cause a large increase in house prices. कहते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी, लेकिन उससे घरों की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। Which group of people is most likely to experience a fall in income and increase in wealth as a result of these changes? किन लोगों की वेल्थ बढ़ेगी और किन लोगों की इनकम गिरेगी? शायद अब ऑप्शंस को देखो जरा। देखो पहली बात तो जो यंग पीपल हैं, मतलब हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं, आप इस तरह समझ लो कि तकरीबन जो 30-35 साल तक का बंदा होता है वो यंग ही कंसिडर होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जॉब या अपना काम अपना कारोबार शुरू कर रहा होता है, चीजें सीख रहा होता है। तो 99% ऑफ द टाइम अ यंग मैन और अ यंग वुमन इज नॉट एबल टू अफोर्ड हिज और हर होम, ठीक है। उसके पास पैसा नहीं होता कि वो अपना जाती घर खरीद के बैठ जाए, गाड़ी ले ले, कुछ भी कर ले, ट्रैवल कर ले, लेकिन घर जाहिर सी बात है छोटी चीज नहीं है, वैल्यूएबल आइटम होता है, एसेट है, तो इसमें टाइम लगता है। तो यंग पीपल का अपना तो कोई घर होगा ही नहीं, सही है, अगर उस तरीके से देखा जाए। तो यहां पर अफेक्ट आ रहा है एक तरीके से रिटायर्ड पीपल के। सही है, अब बात सुनो, पहला ऑप्शन देखो, रिटायर्ड पीपल लिविंग इन रेंटेड हाउस। भाई अगर मैं आपके घर पे रहता हूँ, आपके आपसे मैंने घर किराए पे लिया हुआ है और आपके घर की वैल्यू बढ़ रही है, तो उससे मुझे क्या फायदा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं है ना। रिटायर्ड पीपल हु हैव देयर ओन होम्स, बुढ़ा है, रिटायर्ड है, एक घर में रहता है, उस घर की वैल्यू बढ़ गई तो उस बुढ़े को फायदा है। तो उसने ये बोला हुआ है कि आपकी वेल्थ क्या हो जाए?
बढ़ जाए। यंग पीपल बाइंग देयर ओन हाउस, अव्वल तो उनका कोई घर होगा नहीं अपना जाति, अगर वो खरीदने भी जा रहे हैं, अगर वो खरीदने भी जा रहे हैं तो घरों की प्राइसेस क्या हो चुकी है, बढ़ गई है ना, उनके लिए मसला है। यंग पीपल लिविंग विद देयर पेरेंट्स, तो भाई वो जो पैसा बढ़ रहा है वो तो पेरेंट का बढ़ रहा है ना, आपका थोड़ी बढ़ रहा है। आंसर क्या बनेगा इसका? A large scale farming enterprise uses input of labor and capital equipment that are substitutes। देखो इस चीज को समझो, लेबर और कैपिटल दोनों को यहाँ पे किस तरह कैटेगराइज किया गया है, किस तरह कैटेगराइज किया है बेटा, सब्सिट्यूट्स। इफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ पॉलिसी टू सब्सिडाइज कैपिटल इक्विपमेंट, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लगाती है कि हमने कैपिटल इक्विपमेंट को सब्सिडीज देनी है, हाउ वुड दिस अफेक्ट फैक्टर इनपुट। देखो ऑप्शंस को छोड़ो, सिंपल एक बात बताओ, अगर कैपिटल सस्ता होगा तो लोग क्या लेंगे, लेबर डिक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे हो रही है ये चीज आपके पास, सही है। A country experienced an annual deflation rate of 2% for 4 successive years। 4 साल लगातार डिफ्लेशन आ रही है, कितने परसेंट से, 2% से। Which statement is correct? The price level fell by 8%। हाँ जी, देखो हमेशा याद रखना, इस तरह का एमसीक्यू आता है तो बच्चा पता है क्या कंफ्यूज होता है, कहता है भाई 2% हर साल आ रही है, 4 साल के लिए डिफ्लेशन आ रही है, चलो भाई 2 × 8 कितना, 2 × 4 कितना हो गया, 8, चलो भाई 8% से वैल्यू गिर गई। हालांकि ऐसा नहीं होता, कैलकुलेटर्स निकालो जरा अपने। ये हमारा ईयर 0 है, ठीक है, ईयर 0 है। आप ईयर 1 में गए, ईयर 1 में कितने से गिर रही है, 2% से, तो ईयर 1 में आपकी प्राइस कितनी हो गई होगी, 98। ठीक है, ये सिंपल है। कितने से गिरी, 2 से। ईयर 2 में जाओ, 98 को 2% से गिराओ जरा, 96.04, तो बेटा कितने से गिर रहा है, 1.96। ठीक है, ईयर 3 में जाओ आप, 94.12, कितने से गिर रहा है, करो कैलकुलेटर में माइनस करो, 96.04 माइनस 94.12 करो, 1.92। ईयर 4 निकालो, 92.24, कितने से गिर रहा है, 1.88। अब एक काम करो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, मुझे फाइनल वैल्यू बताओ, 7.7। तो अगर मैं इस ऑप्शन पे चलूं कि इट फेल बाय 8%, तो 8% का मतलब क्या है कि ये कितना हो जाना चाहिए था, 100 का 8% कितना होता है, 8, तो ये कितना हो जाना चाहिए था, 92, कितना होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसको 100 से माइनस करूं तो क्या अमाउंट आ रही है भाई, करो जरा, 100 माइनस 7.76 करो। बेटा राउंड ऑफ की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, अपनी तरफ से क्यों दिमाग इस्तेमाल करो, राउंड ऑफ कर दे, राउंड ऑफ क्यों करेंगे, कितना आ रहा है, 92.24। देखो 8% पे कितना आता, 92, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो क्या ये 8% से गिरी है कि 8% के मुकाबले में कम से गिरी है, समझे। इसीलिए राउंड ऑफ नहीं करते कारी साहब, अपना दिमाग इस्तेमाल इतना नहीं करें, समझ गए बात को, कोई मसले वाली बात है। इट फेल बाय लेस देन 8%, अगर डायरेक्ट 8% होता ना तो 92 पे आ जाता, कितने पे आ रहा है। तो भाई हम लोग अपनी तरफ से देखो एमसीक्यूज में ख्याल रखो, बिल्कुल भी राउंड ऑफ या कुछ भी नहीं करो, हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन आते हैं, देखो वो ऑप्शन अगर उसमें भी होगा ना, ऑड नंबर में डेसिमल में वो लिख के देगा, सही है, तो आपको उस हिसाब से देखना है। ठीक है बेटा, ऐड करने के बाद क्या किया मैंने बेटा, ये इन सबको ऐड किया डिफरेंस को, और मैंने 100 ईयर 0 से माइनस कर दिया, तो इन दी एंड कितना बन रहा है, 92.24।
जबकि अगर मैं एग्जामिनर के हिसाब से ऑप्शन ए के हिसाब से चलता तो कितना आ जाता, 92। तो अब देखो डेसिमल्स के अंदर ही हमें पता चल रहा है ना कि यार लिखा हुआ 8% है, 8% के मुकाबले में कम से गिरा है, 8% से नहीं गिरा। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? 16 पे आओ। कहता है इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी, वाई जी आई एक्स और जो सारा जो चीजें हमारे पास होती हैं, रिप्रेजेंट्स टोटल इनकम, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो जरा, एट इक्विलिब्रियम द लेवल्स ऑफ y एंड c आर ऑलवेज सेम। हालांकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इक्विलिब्रियम लेवल हमारे पास हमेशा कब होता है, जब y और a e बराबर होता है। y और c बराबर होने से इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। c इज अ पार्ट ऑफ a e। गवर्नमेंट ऑलवेज एडजस्ट g सो दैट इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। भाई मेरी बात सुनो, इक्वेशन क्या थी? c प्लस एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस, मैंने इसको खोल के लिख दिया दोनों को, ठीक है? तो क्या हमेशा हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही एडजस्ट करनी पड़ेगी टू ब्रिंग इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम? इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एस, it is still possible the national income to be in equilibrium. If I is not equals to s, अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग हमेशा इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? क्योंकि भाई ये भी तो सारे कंपोनेंट्स हैं। हमने इन दी एंड टोटल अमाउंट को बराबर करना है। हमने ये नहीं करना कि ये सेविंग इसके बराबर हो, टैक्सेस इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, हमने ये चीज नहीं करनी। हमने इनको बराबर करना है, फाइनल अमाउंट को। तो ये करेक्ट आंसर है सी। इफ द नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम एक्स मस्ट बी, देखो वही बात कर रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस और डेफिसिट क्यों पढ़ते हैं हम लोग? हमेशा बराबर करो उसको। समझे बात को? तो ये भी गलत है, आंसर इज सी। ये बात समझ नहीं आया ऑप्शन? देखो वो क्या कह रहा है मोहम्मद, वो ये कह रहा है कि 100 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया ये टोटल? 190। तो 100 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, वो ये कह रहा है कि जो अमाउंट एग्जैक्ट फिगर्स यहां पर हैं, सेम एग्जैक्ट फिगर्स यहां पे होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो मैंने कहा जी सी जो है वो 100 है, अगर सेविंग 20 है तो इन्वेस्टमेंट भी 20 होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सॉरी टैक्सेस हमारे 30 हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कितनी होनी चाहिए? 30। अगर इंपोर्ट 40 है तो एक्सपोर्ट भी कितना होना चाहिए? क्या ये चीज लॉजिकल है? पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि देखो हमारा मेन एम क्या है, ये बराबर हो 190 इज इक्वल्स टू, तब जाके इक्विलिब्रियम में आएंगे ना। हमें तो 190 इज इक्वल्स टू 190 करना है। अब यहां पर जो भी फिगर्स चल रहे हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑप्शन डी में क्या कहता है कि अगर इंपोर्ट 40 है तो एक्सपोर्ट भी 40 होना चाहिए। वो कहता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग, यानी कि अगर आपके पास सेविंग लेट से 20 है और इन्वेस्टमेंट लेट से 50 की है, सेविंग 20 है इन्वेस्टमेंट 50 की है, तब भी आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तब कैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा? यहाँ पे देखो, हमने इन दी एंड कहां तक पहुंचना है? 190 तक ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट को ऐसे कर देता हूँ कम, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी 50, कितना हो गया ये? 70 और 120, ये लो। अभी भी बराबर हो रहा है, अभी भी 190 190 इक्वल आ रहा है। तो उसका जो एमसीक्यू था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये कहता है कि भाई अगर आपकी सेविंग और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर भले ना भी हो, उसके बावजूद भी हम लोग इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ पे ऐसे बना। समझ गए बात को? क्लियर हो गई है बात? वरना अगर हम लोग इसके ऑप्शन के हिसाब से चले, बाकी ऑप्शंस के, वो कहता है कि भाई जो चीज सेविंग है, जितनी सेविंग है उतनी इन्वेस्टमेंट हो, जितना टैक्स है उतना गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो। क्या हमने बजट सरप्लस बजट डेफिसिट नहीं पढ़ा? तो फिर किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि बराबर हो हमेशा?
कहता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो, क्या हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट नहीं पढ़ा हुआ? सरप्लस का मतलब क्या, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है। डेफिसिट का मतलब क्या, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है। हो रही है ना चेंजेस। तो चेंजेस ऊपर भले हो जाए, ये नहीं हिलना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम का पार्ट। समझ गए आप बात? अच्छा 17 पे आ जाए। व्हाट लीड्स टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट लीड्स टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेशन है सिंपल। व्हाट लीड्स टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिंपल डेफिनेशन है, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे होते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सही है। अच्छा अब ये देखो जरा, देखो भाई हमारे पास ना यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, इसको भले अपने पास कहीं ना कहीं मेंशन कर लो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट बेसिक प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसका फॉर्मूला है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट बेसिक प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसका फॉर्मूला। सही है। अच्छा अब वो आपसे पूछता है इस सवाल में कि आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, और कहता है कि भाई मुझे ये बता दो कि आपके पास बेसिक प्राइस भी गिवन है, सब्सिडीज भी गिवन है, कैपिटल कंजम्पशन भी गिवन है। तो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। सबसे पहले देखो हमारे पास ये गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सही है। हमारे पास ये गिवन है। सही है। हमारे पास सब्सिडी गिवन है। हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा किस तरह निकलेगा भाई। यहाँ पे देखिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2 लाख इज इक्वल्स टू जीडीपी एट बेसिक प्राइस। सही है। माइनस कितना, सब्सिडी प्लस एक्स। सही है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अपने पास? 25,000। एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? और ये एक्स क्या था आपका? इनडायरेक्ट एक्स। आंसर आपका बी या डी में से कोई एक है। यहां तक कोई मसला क्लियर है? यहां तक कहानी। अच्छा अब जो हमें दूसरी चीज निकालनी है, वो दूसरी चीज क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी आप फॉर्मूला देख लो, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस कैपिटल कंजम्पशन। अब देखो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एमसीक्यूज जब करते रहेंगे आपके सामने आती रहेंगी, ये छोटी छोटे फॉर्मूला, छोटी छोटी चीजें। ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस कैपिटल कंजप्शन। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है आपके पास? 2 लाख। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है? 2 लाख। 2 लाख माइनस कैपिटल कंजप्शन कितनी है आपके पास? आंसर क्या आ जाएगा? 170,000। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका भाई? B1। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन वाले होते हैं ना टॉपिक्स, ये एमसीक्यूज के अंदर ही आपको नजर आ। The government is considering building a large hospital. The impact on the country's price level will depend partly on the amount of expensive raw materials the country imports for the hospital and the level of unemployment in the country. Which combination of import of material for the hospital and level of unemployment is most likely to lead to the largest rise in price level? कहता है कि भाई इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के हिसाब से मुझे देख के बताएं कि क्या चीज हाई हो और क्या चीज लो हो, कि आपका खर्चा सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए उस पॉइंट पे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होनी चाहिए उस पॉइंट पे। अगर मैं रॉ मटेरियल ज्यादा इंपोर्ट करता हूं, सही है, तो क्या उस पॉइंट पे मेरा खर्चा बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो आंसर शुड बी ए या बी में से कोई एक। सही है।
रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, हाई, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल मैं कम इंपोर्ट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरे मुल्क में अवेलेबल है, तो डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो फजूल टैरिफ वगैरह के मसले मसाइल होते हैं उनसे तो मैं बच गया ना, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी। उसने हमें कहा हुआ है कि क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइस लेवल होनी चाहिए, और लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइस लेवल कब होगी, जब लार्जेस्ट पॉसिबल कॉस्ट होगी। सही है। अनएम्प्लॉयमेंट पे आओ, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो या लो हो, लो हो, क्यों। लेबर की वेज। वेरी गुड बेटा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई हुए ना, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ वर्कर ज्यादा है, और जब सप्लाई ऑफ वर्कर आपके पास ज्यादा होगी तो वेजेस क्या हो जाती हैं, हमने वेजेस को बढ़ाना है, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, तो आपकी सप्लाई ऑफ वर्कर क्या होनी चाहिए ताकि आपकी वेजेस क्या हो जाए, आंसर क्या बन जाएगा, इफ इंटरेस्ट रेट्स आर रिड्यूस्ड व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज। इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो क्या चीज डिक्रीज होगा भाई, कंज्यूमर स्पेंडिंग तो बढ़ती है, बोरोइंग बाय फर्म भी क्या होती है, लोग लोन लेंगे बोरोइंग करेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इंपोर्ट प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होती हैं, रीजन बीइंग कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो उसकी वजह से आपके पास क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस, तो भाई एक्सपोर्ट प्राइस क्या हो रही है आप, ठीक है। और इंपोर्ट प्राइस कंपैरेटिवली सस्ती लगती है, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे मुल्क में महंगा है, इंपोर्ट कंपैरेटिवली सस्ता है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है कहानी, आंसर क्या बन जाएगा, डी। क्या व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज कह रहा है, एक सेकंड, एक्सपोर्ट if interest rates are reduced what is most likely to decrease। बल्कि हाँ नहीं सुनो, किस हिसाब से कह रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है तो आपके एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आता है, एक्सचेंज रेट आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा ना, जब डेप्रिसिएट वो होगा तो आपकी इंपोर्ट प्राइसेस क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, और एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ये उस हिसाब से क्या है, ठीक है। सर 19 वाला वापस से बता दें, कंफ्यूजन हो रही है, वापस से सुने 19 वाला। बेटा 19 वाले में वो ये कह रहा है कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जहां पे आपकी कॉस्ट सबसे ज्यादा हो, जहां पे कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा अगर आपके पास रॉ मटेरियल आप बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास ज्यादा है, तो खर्चा आपका ज्यादा होगा कम होगा, खर्चा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा ना, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। और अगर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो सप्लाई ऑफ वर्कर कम होगी, सप्लाई ऑफ वर्कर कम होने से वेजेस पे क्या इफेक्ट आता है, बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से हमने हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। 21, supply side policy often has fiscal consequences, which statement is not correct, which statement is not correct, देखिएगा भाई, increased government spending supporting technical progress has beneficial long term supply side effect but may have short term inflationary consequences। क्यों short term inflationary consequences, क्योंकि गवर्नमेंट किस पे स्पेंडिंग कर रही है, टेक्नोलॉजी पे, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ने का मसला आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है, उसने क्या पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग increases long run aggregate supply and also has an expansionary effect on aggregate demand। वालेकुम सलाम, अभी हाँ अभी यस चल रही, एंड ऑल्सो हैज एन एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। भाई एक बात बताएं, अगर हमारे पास ट्रेनिंग बढ़ जाती है और हमारे पास स्पेंडिंग होती है, अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और एक्सपेंशनरी पॉलिसी कैटेगरी के अंदर आएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, तो ये भी करेक्ट पॉइंट है। रिड्यूस्ड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिड्यूसेस इकोनॉमीज एलआरएएस, ये बात तो चलो ठीक है,
कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो आपका LRAS गिरेगा, यहां तक बात ठीक है। एंड हैज शॉर्ट टर्म एक्सपेंशनरी इफेक्ट, एक्सपेंशनरी इफेक्ट आएगा कि कॉन्ट्रेक्शनरी इफेक्ट आएगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं। रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स ऑन हायर इनकम इंक्रीजेस एन इकोनॉमीज LRAS एंड हैज एन एक्सपेंशनरी इफेक्ट। कहता है अगर आप टैक्सेस कम करेंगे तो उससे आपके पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगती है, तो ये बात करेक्ट है, बताओ। अगर टैक्सेस कम करेगा तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, तब सही है लेकिन हाँ, यस। तो आंसर क्या बन जाएगा, नो वाला। Changes in fiscal policy can affect distribution of income and wealth. Which combination of fiscal policy would be least like would most likely be regressive? Regressive का मतलब किस पे अफेक्ट करे, लो इनकम वालों के ऊपर। अब यहाँ पे देखो जरा, a fall in the lowest level of income when income tax has to be paid and fall in the rate of inheritance tax। क्या लिखा हुआ है, हाँ, लोएस्ट लेवल, और हमने भी किसकी बात करनी है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। आगे बढ़ो। अ फॉल इन द चार्ज मेड फॉर विजिट्स टू अ डॉक्टर एंड राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हैं तो वो तो गरीब लोगों को बेनिफिट देगा, सही है। अ राइज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स चार्ज एट हायर लेवल, ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा। अ राइज इन द स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड फॉल इन द स्टैंडर्ड रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टैंडर्ड रेट वापस से आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट का मतलब जो एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमारे पास चल रहा होता है। बेटा वो क्या कह रहा है, किस पे अफेक्ट होना चाहिए, रिग्रेसिव कौन लोग होते हैं, गरीब होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कहां पर सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ इनकम वालों की बात हो रही है, ए में हो रही है। बाकी देखो यहाँ पे प्रोग्रेसिव आ गए, हायर लेवल, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आ गया आपके पास, ठीक है। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सही है। आंसर क्या बन जाएगा, व्हाट डज इट मीन गवर्नमेंट हैज बजट सरप्लस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है और टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है। कौन सा आंसर होना चाहिए 23 का, जल्दी बताओ। अ कंट्री सब्सिडाइजेस GDP, सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम। अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सब्सिडीज देती है तो सबसे ज्यादा पॉसिबल आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी गुड। What is not a valid explanation of why government might allow a deficit on the balance of payment current account to continue। हम लोग डेफिसिट को क्यों कंटिन्यू होने देंगे, हमने एक रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे, सही है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मस्ट ऑलवेज बैलेंस, क्या ये लाजमी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस हो, क्या सरप्लस डेफिसिट नहीं होता, होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ लो। FDI माइट हेल्प फाइनेंस द डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को करेक्ट नहीं कर रहा, ये सवाल, सही है। तो दूसरा ऑप्शन कहता है FDI माइट हेल्प टू फाइनेंस द डेफिसिट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव तो होता है ना, तो हो सकता है कि उससे करेक्ट हो जाए, तो ये करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने गलत स्टेटमेंट निकालनी। द कंट्री में हैव लार्जर सरप्लस ऑन अदर पार्ट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहता है करंट अकाउंट डेफिसिट में है, ठीक है, लेकिन दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं उनके अंदर पॉजिटिव बैलेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट करंट अकाउंट में उंगली नहीं कर रहा। करेक्ट आंसर, करेक्ट पॉइंट है ये, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज्ड इफ द लेवल ऑफ चीप फूड इंपोर्ट्स इज सिग्निफिकेंट, कहता है कि जो चीज आप मंगवा रहे हैं ना बाहर से, वो एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ क्या है, किस चीज की, और वो क्या होता है, नेसेसिटी गुड, यानी कि उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, तो भाई होने दो, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करे, क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड है ना, उसको हम लोग छेड़ तो नहीं सकते ना, एक नेसेसिटी गुड है। ये पॉइंट भी करेक्ट है, तो कौन सा गलत है, ये वाला तो समझ तो आ गया, लेकिन ये बात कैसे रही है, मतलब कि डेफिसिट की और बोल रहे कि मस्ट ऑलवेज बैलेंस, तो बेटा वो गलत स्टेटमेंट है ना। मतलब कैसे रीजन। हाँ भाई, वो कहता है कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। उसने बोला कि इन चारों में से मुझे गलत स्टेटमेंट बता दो कौन सी है, तो हमने गलत स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है, सही है। 26, अ कंट्री
currently producing at point X on its PPC decides to specialize in the manufacture of car and import trucks. कहता है जी हम लोग कार के अंदर जो है स्पेशलाइज होना चाहते हैं और हम लोग ट्रक्स को जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं. It finds it can import one truck in exchange of 4 cars. कहता है कि एक ट्रक के बदले में मैं कितनी गाड़ी बना सकता हूँ? 4. सही है. तो अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमारे पास मामलात क्या चल रहे हैं. वो आपसे कहता है कि भाई आप जो हो वो एक ट्रक के बदले में कितनी गाड़ी कर सकते हो? 4. अभी आप रिजल्ट की देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट इफ इट एक्सपोर्ट्स ऑल एक्स्ट्रा कार्स. कहता है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा कार्स को सारी एक्सपोर्ट कर दें तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. हम लोग गाड़ी बना रहे हैं, ट्रक हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये जो कर्व आपके पास गिवन है ना, ये कर्व ये बता रहा है कि दोनों चीजें फिलहाल आप बना रहे हो. सही है. आप गाड़ी कितनी बना रहे हो? 5,000. उसने आपको रेशो क्या दिया है? 1:4 का. 4 गाड़ी इज इक्वल टू 1 ट्रक. करो जरा क्या आंसर आ रहा है. यानी कि जब आप 5,000 गाड़ी बना रहे हैं उसके बदले में आप 1,250 ट्रक जो है ना एक तरीके से इंपोर्ट करवा रहे हैं. लेकिन आप इधर बना कितने रहे थे? 1,000. 1,250 इंपोर्ट करवा रहे हैं और बना कितने रहे थे? 1,000. तो भाई कितना एडिशनल अमाउंट आपके पास आ गया. वो कहता है कि व्हाट इज द रिजल्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट इफ इट एक्सपोर्ट्स ऑल द एक्स्ट्रा कार्स. तो एक्स्ट्रा कितने ट्रक आ रहे हैं आपके पास? समझ गए बात को. एक्स्ट्रा ट्रक आ गए आपके पास 250. 27. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज करंट अकाउंट डेफिसिट. जल्दी से बता दो भाई, 2-3 रह गए, खत्म करें. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ करंट अकाउंट डेफिसिट. बता दो मुझे. 27 का क्या है? रिसेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. भाई रिसेशन से तो आपका एडी गिरा हुआ होता है. डेफिसिट का मतलब क्या है कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है. एडी गिरा हुआ है तो आप इंपोर्ट्स कैसे करवाएंगे ज्यादा. रिलेटिवली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ये हो सकता है कि दूसरी कंट्री में हमारे पास इन्फ्लेशन रेट कम है, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो हम लोग इंपोर्ट्स करवा रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स क्या हो रही हैं. पॉसिबल आंसर हो सकता है. आगे देखो. अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट. तो भाई इससे तो सरप्लस होना चाहिए था. सर ये डीवैल्यूएशन है. इससे तो सरप्लस होने के चांसेस ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू आपका करंट अकाउंट डेफिसिट. हाई लेबर प्रोडक्टिविटी. वैसे तो अव्वल तो लेबर प्रोडक्टिविटी का डेफिसिट से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर मैं जनरली और इन डेप्थ जाके सोचूं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी. सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट्स क्या होने चाहिए, तो डेफिसिट तो नहीं होना चाहिए ना. आंसर क्या बन जाएगा? बी. 26 बता देता हूँ बेटा, सब्र कर जाओ. Two statements describing forms of protectionism a government can use are listed. बेटा बैन क्या होता है? कंप्लीट बैन. एम्बार्गो. सही है. आंसर सी या डी में से कोई एक. और फिर वो कहता है कि यार आपको ना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं. क्या हुआ? आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं. तो आपको जब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं तो क्या वो कोटा होता है? नहीं. तो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, रुकावट. कि आपने रुकावट कहीं ना कहीं लगा दी है और आपने बैरियर क्रिएट कर दिया. ठीक है. आगे. व्हेन इज देयर एन इंप्रूवमेंट इन कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड. टर्म्स ऑफ ट्रेड कब इंप्रूव होता है आपका? एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए, इंपोर्ट प्राइस कम हो जाए. व्हेन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट फॉल्स. When there is no change in price of export but a fall in the price of import. Possible answer है. When the value of export, when the volume of export, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता. Answer is B. What is likely to happen if there is a rise in international value of a country's currency. यानी कि आपके पास appreciation हो रही है. तो appreciation से आपके पास क्या गेम होता है भाई? appreciation से क्या गेम होता है आपके पास? A fall in the foreign currency price of exports. A fall in the foreign currency price of its export. बेटा प्राइस तो बढ़ती है ना appreciation से. आप A fall in the volume of exports.
पॉसिबल आंसर है अराइज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट। भाई अपनी करेंसी एप्रिसिएट हो रही है तो डोमेस्टिक में क्या लेना देना उस चीज से। अराइज इन डोमेस्टिक प्राइस लेवल, आंसर क्या बन जाएगा इसका? समझ गए बात को? क्लियर है पूरी कहानी? जा सकते हैं। अच्छा आप एक सेकंड रुक जाओ।